Hello everyone. Today we are going to study basic terms of accounting. As we know that there are many new words which are used in accounting. So आज हम वही पढ़ेंगे basic terms of accounting, the second chapter of class 11th, basic accounting terms. In that the first term is entity. An entity means an economic unit which performs the business activities. Example, Maruti, Tata, Reliance, Bajaj Auto. Business entity means an enterprise established according to law and engaged in business activities. As you know, business activities means or business entity means engaging in selling and purchasing of goods and services for profits. This is known as the business entity. There are other type of business activities which are done for the social welfare. Their aim is not to earn the profit but to provide the services to the society. Example for that are Rotary clubs and charitable hospitals. Now the business transaction. As we have earlier discussed that there are many business transactions related to the purchase and sale of the goods. हमें पता है बिज़नेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो कि सबसे मेन ट्रांजेक्शन होता है बिज़नेस में परचेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वही हमारा बिज़नेस होता है, वही हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं कि सेलिंग एंड परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न द प्रॉफिट. और उसके रिलेटेड हमारे बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट दीज ट्रांजेक्शन्स आर ऑल इन फाइनेंशियल करेक्टर. मीन्स हमारे सब मनी टर्म में होने चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए इनकी. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर कैश. सो देर आर टू एस्पेक्ट्स. वन इज़ गुड्स आर गोइंग आउट, मतलब हमने बेचा है तो गुड्स बाहर जा रहे हैं, एंड कैश इज़ कमिंग इन एज वी रिसीव द कैश. तो इसमें हमारे दो एस्पेक्ट्स हो गए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स होते हैं. सो देर आर टू पार्टीज ऑल्सो. एक जो कि हमारे से गुड्स खरीद रही है, दूसरा जो बिजनेस गुड्स सोल्ड कर रहा है. अनदर एग्जाम्पल फॉर आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन इज परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. सो देर आर टू पार्टीज. Purchase account DR to as we purchase the goods from Ram. So another party is Ram. So that will written as purchase account DR debited to Ram's account. तो यहाँ पे दो पार्टीज हो गई. एक परचेस, जो कि हमारा परचेस अकाउंट गुड्स परचेस कर रहे हैं, सो गुड्स आ रहे हैं इसलिए हमने उसको परचेस को डेबिट किया है. और राम मीन्स हमारा क्रेडिटर है जिसको हमने अभी पेमेंट्स नहीं किया है, वी आर गोइंग टू पे लेटर. And there are many transaction, goods received from debtors and paid to creditors, rent paid, salary paid, like that. So many business transactions discussed in our next chapters. And the most important thing is that there are two types of transaction, cash transaction and credit transaction. That's why I told you, मैंने आपको इसीलिए बताया था कि goods sold for cash, कैश में हो गया, एंड परचेज फॉर क्रेडिट. तो हमने यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन्स कर लिए, जो कि कैश. बिजनेस में दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं. कैश, व्हेन वी रिसीव द कैश एट द टाइम ऑफ द इवेंट हैपन, मीन्स द ट्रांजेक्शन जैसे ही हुआ तो हमने कैश रिसीव किया, वो हमारे कैश ट्रांजेक्शन्स हो गए. लेकिन जब हमने ट्रांजेक्शन किया और कैश पेड या रिसीव नहीं किया है तो वो हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. सो उसमें एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. दिस इज द एंट्री. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं. हम इसमें आगे चल के जो जनरल लेजर पढ़ेंगे उसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करेंगे. मेनली मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर डिस्कस इन दैट चैप्टर्स. ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच इज़ डन बिटवीन द बिजनेस एंटिटी एंड द सेकेंड पार्टी, जो हमने अभी डिस्कस किए, परचेज ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ गुड्स. And internal transaction, the transaction done within the business entity, that is depreciation of machinery, like that. Next term is accounts. Account means the transaction which are either cash or credit. They are recorded under the head. As for example, cash transactions are recorded under the head cash account. Then the format of the account is in the T shape. This is like that. Now I am going to show the performer of the अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है. अकाउंट का परफॉर्मा इस तरह से रहता है जिसमें कि मैंने आपका इसमें हेड लिया है कैश.
तो कैश का अकाउंट बनेगा आपका, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक साइड इसका डेबिट साइड कहलाता है और दूसरा साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। आई शो बाय राइटिंग DR एंड CR। तो हमारे दो कॉलम्स क्या हो गए, एक डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें JF कॉलम भी बनता है, जो कि वैसे तो ज़रूरी नहीं रहता है, मैं आपको शो कर रही हूँ इधर छोटा सा। उसमें JF का मतलब होता है जर्नल फॉलियो मीन्स वहाँ पे जहाँ पे हमारी ये ट्रांजेक्शन हुई है, जर्नल एंट्री हुई है, उसके हम लोग यहाँ पे नंबर्स, पेज नंबर्स रिकॉर्ड करते हैं। तो वो भी हमारे दोनों साइड में रहता है JF कॉलम। तो हम लोग जैसे ये कैश का अकाउंट है, इसी तरह से हम सारे अकाउंट बनाते हैं। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट पेड है तो रेंट अकाउंट बनेगा, डेटर्स है, डेटर्स के पर्टिकुलर नेम से अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स का भी सेम बनता है, डेप्रिसिएशन, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनके सेपरेट अकाउंट्स इस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो अकाउंट्स का फॉर्म मैंने बताया आपको, इसमें जब हम एंट्रीज करते हैं, इट नॉट ओनली शो द मॉनेटरी वैल्यू बट द इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑल्सो। दीज अकाउंट्स आर नॉट ओनली शो द अमाउंट्स of the business transaction but also the effects and directions of the business transactions. Next term is capital. What is this capital? Capital is the amount which is invested by the owner or the proprietor. जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो when business is started the capital introduced, सबसे पहले हम लोग कैपिटल लेके ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब जो पैसा ऑनर ने लगाया है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, वो कैपिटल होता है। नाउ व्हेन द बिजनेसमैन इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द बिजनेस, व्हाट ही वांट सम अर्निंग्स, दैट अर्निंग्स आर नोन एज द प्रॉफिट्स। जो बिजनेस में हमने पैसा लगा के बिजनेस एक्टिविटीज़ की, तो उससे हम ये चाहेंगे कि हमें प्रॉफिट हो। बिजनेस में यदि हम लोग प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, और समटाइम व्हाट हैपन, कैपिटल नीडेड इन बिटवीन द business period. As we know that accounts are made for the particular year, that year is known as the accounting year. हम लोग जो एक साल के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें जब हम लोग पैसे के बीच में यदि बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल करते हैं। बीच में भी आप कैपिटल और यानी कि पैसा और लगा सकते हैं, तो वो भी हमारी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ करती है। Another effect of the when owner withdraw the money, so that is known as the drawings. तो उससे हमारे कैपिटल कम हो जाती है। नेक्स्ट द लॉसेज इनकर्ड, मीन्स बिजनेस में कभी लॉस हो गया तो उससे भी हमारी कैपिटल कम होती है। कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स, मीन्स कि कुछ तो बिजनेसमैन कैश ले आता है और कुछ उसके साथ में असेट्स भी ले आता है बिजनेस में, जैसे कि मशीनरी वगैरह। तो दैट वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड द मनी दोनों को टोटल करके हम उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल जैसे कि सोल प्रोप्राइटर है तो द कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पर्सन। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें ऑल द पार्टनर इंट्रोड्यूस द कैपिटल। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपनी क्या होती है, कंपनी की कैपिटल कैसे होती है। कंपनी की कैपिटल होती है द शेयर होल्डर्स फंड्स, मीन्स जो शेयर होल्डर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज टोटली नोन एज द शेयर कैपिटल, और वही कैपिटल होती है हमारी कंपनी की। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट देयर इज़ अ सेपरेट एंटिटी, मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। So when businessmen introduce money in the business, that is known as capital. वो capital जो है वो businessman ये थोड़ी चाहेगा कि उसने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो पैसा उसको वापस नहीं मिले, वो पैसा जैसे हम बोलते हैं कि डूब गया, वो नहीं चाहेगा। वो पैसा वो चाहता है जो उसने पैसा लगाया उससे उसको प्रॉफिट भी मिले, और जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया वो उसको रिटर्न बैक मिले। तो क्या हुआ, ये बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। बिजनेस को पैसा रिटर्न करना होगा बिजनेसमैन को, तो इसलिए हम उसको लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, वो ओनर्स इक्विटी कहलाता है। इसीलिए हम इसको ये कहते हैं कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस लायबिलिटी मीन्स बिजनेस के टोटल जो असेट्स होते हैं उसमें से हम आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो पैसा रिमेनिंग बचता है वो हो जाता है कैपिटल। The next term is drawings. Drawings means money or goods withdrawn by the owner or the partners from the business for their personal use. यदि हम लोग बिजनेस या पार्टनरशिप से पैसा या गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड दैट ड्राइंग्स आर ऑलवेज मेजर्ड ऑन द परचेज कॉस्ट।
जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि इफ़ देयर इज़ अ ग्रॉसरी शॉप है, उसमें यदि ओनर खुद अपने लिए राइस और शुगर एनीथिंग वो ले जाता है फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, उसको भी हम लोग अकाउंट्स में से डिडक्ट करेंगे और इसका ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में, दैट कैपिटल में से वो डिडक्ट होती है, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। एज़ मैंने आपको कैपिटल के टाइम पे भी बताया था कि यदि ड्राइंग्स होंगी तो वो हमारे कैपिटल को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। द नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी। Liability means the amount owed by the business towards the outsiders. So the liabilities are of the two types. One is the internal liabilities and the other one is external liabilities. When the amount is invested by the owner और ओनर ने जो पैसा लगाया है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़। आउटसाइडर लायबिलिटीज़ मीन्स कि बिजनेस ने बाहर से जो पैसा उधार लिया है, लोन्स जो होते हैं बिजनेस के, उसको हम बोलते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने कैपिटल के टाइम पे बताया था कि बिजनेसमैन ने कैपिटल बिजनेस में लगाया है, पैसा लगाया है, तो दैट बिजनेस हैज़ टू रिटर्न दैट कैपिटल। सो लायबिलिटी का मतलब ही ये हुआ कि बिजनेस में जिसने भी पैसा लगाया है बिजनेस उसको वापस से रिटर्न करेगा। समटाइम बिजनेस के पास पैसा नहीं रहता है, दे ओ लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वो जो पैसा लेते हैं उसे हम लोन्स बोलते हैं। तो वो लोन्स हमारे को रिटर्न करने होते हैं, वो लोन्स बिज़नेस को रिटर्न करने होते हैं और बिज़नेस एक टाइम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो लोन्स को रिटर्न करता है। लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि बिज़नेस ने जो बाहर से या ओनर्स ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो उसको रिटर्न करना है, पे बैक करना है। Now the liabilities are of two types, current liabilities and the non-current liabilities. Current liabilities are the short-term liabilities which the business has to pay within a accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 ईयर के भी अंदर उसको पे करनी होती है, उनको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। एग्जांपल उसके होते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लाइक दैट। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ मीन्स दे आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि दे आर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा की जो लायबिलिटीज़ होती हैं, वो लोन्स वगैरह होते हैं, उनको पे करना है, तो उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। दैट दे आर पे आफ्टर अ अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 साल बाद जो जितने भी हमारी उधारी पे होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आर लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स। Next term is assets. Assets are the properties owned by the business enterprise. Means these are the economic resources of the business. इनसे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और इनसे बिजनेस असेट से ही बिजनेसमैन अपनी इनकम्स अर्न करता है। एज वी नो दैट असेट्स दे आर गिव द फ्यूचर बेनिफिट्स टू द बिजनेस। वो बिज़नेस को फ्यूचर इफेक्ट्स मतलब फ्यूचर में उनको अर्निंग्स में हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बैंक, इन्वेंट्रीज, डेटर्स ऑल्सो। Mainly assets are of two types, tangible and intangible assets. Tangible assets are those assets which we can see, touch, feel and that measure in monetary values. Intangible assets are those assets which we cannot see, touch, but they are measured in monetary. Example of tangible assets are building, land, furniture, fixtures, etc. And examples for intangible assets are goodwill, patents, royalties. Now we are going to discuss it by this table. Assets are of 3 types, that is non-current, current and fictitious assets. अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉन करेंट और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में, वैसे ही हमारे असेट्स भी होते हैं नॉन करेंट, करंट एंड फिक्सटिशियस। नॉन करेंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स उनको हम फिक्स असेट्स भी बोल सकते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ होते हैं। करंट असेट्स जो होते हैं वो हमारे 1 ईयर के लिए विद इन द अकाउंटिंग पीरियड यूज़ होते हैं। फिक्सटिशियस असेट्स में आपको अभी डिस्कस करूँगी। दीज आर दे आर नॉट द रियल असेट्स। वो रियल में असेट्स नहीं होते हैं पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि हम उनको असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। नाउ नॉन करेंट असेट्स एज वी डिस्कस, अभी हमने बात किया कि टेंजिबल, इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल दैट वी कैन टच एंड सीज, फॉर इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। इंटेंजिबल असेट्स में मैंने आपको बताया था जो कि गुडविल, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। करंट असेट्स में हमारे हो जाता है
cash balance, bank balance, debtors, bills receivable, एक्सेट्रा। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं कि जो हमारा, इसको हम मेनली फिक्टिशियस एसेट्स में हमारे आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फिक्टिशियस एसेट्स अभी मैंने आपको बताया कि दे आर नॉट द रियल एसेट्स, ये हमारे इसमें आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स एक्सपेंसेस डन इन एन अकाउंटिंग ईयर बट द बिजनेस अवेल द बेनिफिट्स फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर 5 years एंड सो। तो हमारा मतलब ये है, इसका मतलब मेनली कि खर्चा उन्होंने एक बार किया है और उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो कुछ इस साल के लिए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेके बताऊंगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट किया है 1 लाख का फॉर 5 years, तो मतलब ये हुआ कि उसको एक्सपेंसेस तो उसने 1 साल में कर दिए, अकाउंटिंग ईयर में किए, लेकिन उसको जो बेनिफिट्स होंगे वो पूरे 5 साल तक रहेंगे। तो हम इसको असेट्स इसलिए ट्रीट करते हैं कि हम लोग उसको रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। 1 साल में यदि हम लोग 1 लाख रुपीस उसके डिडक्ट करते हैं तो क्या होता है कि लॉसेस में जा सकता है अपना बिजनेस, बट हम उसको क्या करेंगे 5 years में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे जो 1 लाख का हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम 5 से डिवाइड करके 20,000 एवरी ईयर हम बिजनेस में से डिडक्ट करते जाएंगे, रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। तो हमारी जो फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू है वो हर साल कम होती जाएगी। वो सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमने एक्सपेंसेस किए एक अकाउंटिंग ईयर में, उसके बेनिफिट्स हमें मिले फॉर 5 years। मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट किया था बिजनेस ने 5 साल के लिए और 5 years में उसको बेनिफिट्स होंगे, तो हम 1 साल में उसको डिडक्ट ना करके एक्सपेंसेस में हम उसको ट्रीट करते हैं असेट्स। दे आर नॉट एग्जिस्ट रियली, वो रियल में होता नहीं है असेट, बट हमारे को जैसा हम लोग को बेनिफिट्स देगा इसलिए हम उसको फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं। तो हर साल हम उसकी वैल्यू को रिटर्न ऑफ करते जाएंगे, मतलब कि डिडक्ट करते जाएंगे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट मीन्स द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड ऑन द सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो पैसा हमें रिसीव होता है किसी भी सेलिंग, मतलब सेल करने पे, चाहे वो असेट्स हो चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो। देन द रिसिप्ट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2। 2 तरह की रिसिप्ट्स होती है, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड द अदर वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, मीन्स जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेस जो होता है हमारा, क्यों बिजनेस, व्हाट्स द बिजनेस इज टू सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को परचेज और सेल करते हैं या फिर सर्विसेज को, रेंडरिंग द सर्विसेज। मतलब ये होता है कि जो हमें रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज़ से इनकम होती है वो हमारी रिसिप्ट्स कहलाती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर मतलब वो हमारी रेगुलर इनकम्स नहीं होती हैं। द एग्जाम्पल फॉर कैपिटल रिसिप्ट्स आर सेल ऑफ द assets, selling of the fixed assets, means that is not occur frequently in the accounting period, वो कभी कभी होते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और incurred for acquiring assets, goods and services. Expenditures are classified in 3 heads, that is capital expenditure, revenue expenditure and the deferred revenue expenditure. Capital expenditure, it is an expenditure incurred to acquire assets. assets को खरीदने के लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और या फिर हम वी आर गोइंग टू स्पेंड द मनी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द असेट्स। कोई भी असेट्स को इम्प्रूवमेंट, मतलब जैसे कि हम मशीनरी को यूज़ हो रही है और उसके वियर एंड टियर वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन की वजह से उसका कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए हैं तो उनको हम लोग चेंज कराते हैं या उसके लिए उनकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम लोग जो भी पैसा उसमें लगता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। Capital expenditure may be incurred to purchase tangible and intangible assets. Example of capital expenditure are purchase of machinery, buildings, etc. Capital expenditure are shown on the asset side of the balance sheet. Revenue expenditure is the expenditure incurred, the benefit of which is consumed within an accounting period. It has direct relations with the revenue or the accounting period. Examples of
revenue expenditures are cost of goods sold, salary paid to the employees, etc. Where does it show? यह जो हमारे खर्चे होते हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड में रेगुलर खर्चे होते हैं, जो जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया आपको, सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉयज़, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दीज आर द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर मीन्स जो हमें अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है या सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स के टाइम पे हमारा जो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. द एक्सपेंडिचर आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे placed on the debit side of trading account, and if they are the indirect expenditure, they comes under P&L on the debit side. These revenue expenditure are shown on the debit side of income and expenditure when the entity or the business is of non-profit organization. Third one is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure is a revenue nature, but it is written off, means charge for more than one accounting year, because it is estimated that such expenditures done for an accounting year, but they give the benefits for more than one accounting year. For example, large advertisement expenditure is done for a financial year, but the benefits of that advertisement is for the more than one year. इसका मतलब है कि यदि हमने कोई एक लॉन्गर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया है जो कि मोर देन 1 ईयर है, मतलब जैसा कि हमने 5 साल के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट किया है, 5 ईयर्स के लिए हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया है, तो उसका पेमेंट तो हमने एक अकाउंटिंग ईयर में कर दिया है, बट बेनिफिट्स हम 1 ईयर से ज़्यादा में अवेल करेंगे, मतलब उसको हमें बेनिफिट्स 1 से ज़्यादा साल में होगा. तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो एक अमाउंट होता है दैट इज़ फिक्स अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ, मतलब उसको हम माइनस करते जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए आपको बताती हूँ कि 1 लाख का हमने यदि कोई एडवर्टाइजमेंट किया है फॉर 5 ईयर्स, सो व्हाट वी डिड 20,000 हम हर साल 20,000 हम हर अकाउंटिंग पीरियड में डिडक्ट करते जाएंगे, और जो अमाउंट हमारा डिफर्ड रेवेन्यू रहेगा वो हमारा लैक्स होता जाएगा. वो हमारा फिक्टिशियस नेचर का असेट होता है, तो उसको हम एवरी ईयर असेट्स में से माइनस करते जाएंगे. फर्स्ट ईयर में वो 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000. नेक्स्ट ईयर फिर 80 में से हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग उसको 5 ईयर्स तक उसका अमाउंट 5 ईयर्स तक उसका अमाउंट माइनस करते हैं, ताकि जो यदि हम उसको 1 ईयर में ही चार्ज कर लेंगे तो क्या होगा कि वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ कर देगा. एज हम उसका बेनिफिट्स 5 ईयर्स तक लेने वाले हैं, तो हम उस अमाउंट को भी डिवाइड कर देते हैं ताकि वो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाता है. एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल्स, सैलरी पेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी, वो भी हमारे एक्सपेंसेस होता है. रिटर्न ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स भी हमारा एक एक्सपेंसेस होता है. एक्सपेंसेस आर प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट और द P&L अकाउंट. Now the expenses are of 2 types, prepaid expenses and the outstanding expenses. Prepaid expenses are those expenses which are paid in advance and the benefits जो हैं उसके we are going to avail for a accounting period. इसका एक example है. For example, our accounting period is started from the 1st April and ending for the 31st March of the next year, but the insurance premium of rupees 50,000 paid on 1st October. 1st October को यदि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 का पे किया है, तो वो हमारा 1st October से स्टार्ट होएगा फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंड एंड करेगा 30th September ऑफ द नेक्स्ट ईयर. सो व्हाट डज इट मीन, अक्टूबर से जब हमारा मार्च अकाउंटिंग ईयर एंड करेगा, दैट इज़ फॉर 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च. 6 मंथ का जो प्रीमियम होगा वो हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर का होगा, और जो हाफ 6 मंथ का दैट इज़ फ्रॉम द 1st April टू द 30th September वो हमारा नेक्स्ट ईयर का एडवांस हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं है, इसलिए हम उसको पेड इन एडवांस और प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस एज दे आर पेड इन एडवांस, तो हमारे वो असेट साइड में बैलेंस शीट में आते हैं. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इट इज़ एन एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर बट नॉट पेड येट. अभी तक हमने उनको पे नहीं किया है. एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज when rent paid for accounting year of rupees 20,000 for 11 months, मीन्स 2,000 जो हमारा रेंट पर मंथ के अकॉर्डिंग उसने पे किया है, बट 1 month इज़ लेफ्ट.
उसने 1 महीने का रेंट पे नहीं किया है तो वो अभी हमारा पे करना बाकी है। इट मीन्स हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है वो हमारी लायबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो ये जब हमारे एक्सपेंसेस में शो होगा तो ऐड हो जाता है और दैट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इन द अदर वर्ड्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, दैट इज़ नोन एज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ द गुड्स आर सोल्ड कॉस्टिंग ₹50,000 एट ₹20,000 देन द इनकम और द प्रॉफिट इज़ ऑफ 5,000। मतलब कि हमारी कॉस्ट, हमने गुड्स की 15,000 के गुड्स को हमने सोल्ड किया है 20,000 में, तो हमारा एक्सपेंस क्या हुआ हमारे 15,000 एंड रिवेन्यू क्या हुआ हमारा 20,000। दोनों का डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस are of ₹5,000, that is known as the profit or the income of the business entity. Now the next concept is profit. Profit is the income earned by the business by their operating activities, that is the sale and purchase of the goods and services done by the business. For examples, profit is earned for the selling of the goods or rendering of services by business enterprises. That is also the difference between the revenue and the expenses. Now the profit is further divided into gross profit and net profit. Gross profit क्या होता है? Gross profit is the difference between the sales and the cost of goods sold. Means जो direct expenses हैं वो हमारे सेल्स में से जब डिडक्ट मतलब माइनस होते हैं तो हमारे को जो इतना भी इनकम होती है दैट इज़ नोन एज द ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जब माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से तब हमको जो इनकम और जो अमाउंट रिसीव होता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो डायरेक्ट हमारे हेल्पफुल रहते हैं उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं फैक्ट्री लाइटिंग, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, कैरेज इन, ये हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इनडायरेक्टली फॉर द इंक्रीज ऑफ द सेल। एग्जाम्पल उसके होते हैं हमारे ऑफिस रेंट, सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज़, एडवर्टाइजमेंट, डिप्रिसिएशन, ये सब हमारे इनडायरेक्टली सेल को इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, तब हमारे को नेट प्रॉफिट मिलता है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट we have discussed that income are more than the expenses. Now it's not necessary that the business is running in the profit only, they will incur the losses also. तो लॉसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, यानी कि हमारे खर्चे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं हमारी इनकम से, अर्निंग से, तो वो लॉसेस हो जाते हैं। तो लॉसेस हमारे ग्रॉस लॉस भी होता है और नेट लॉस भी होता है। गेन, द नेक्स्ट टॉपिक, गेन इज़ द अमाउंट विच इज़ इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी, not by the day-to-day operating activities but by the other activities. Other activities क्या? That is not happen day to day, मतलब वो रोज़ाना नहीं होती हैं, तो उसको हम गेन बोलते हैं, जिससे कि हमारे ओनर्स इक्विटी मतलब कि कैपिटल इंक्रीज तो होती है। उसका एग्जांपल हमारा है सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ असेट्स, मतलब फिक्स असेट का कभी कोई सेल होती है तो उससे जो गेन होती है, इनकम होती है, उसको हम गेन बोलते हैं, वो हमारे रेगुलर इनकम्स में नहीं आती है। लॉस, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज़ एन एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू। एज द गेन इंक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी, लॉसेस डिक्रीजेज द ओनर्स इक्विटी। गेन से हमारी ओनर की इक्विटी बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है, और लॉस से हमारा, क्योंकि लॉस आर ऑल्सो बियर बाय द ओनर, तो लॉस से हमारा, लॉस से बिजनेसमैन की और द ओनर्स इक्विटी या कैपिटल डिक्रीज होती है, कम होती है। गेन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मशीनरी हमारी कॉस्ट कर रही है 20,000 की एंड दैट इज़ सोल्ड फॉर 22,000, तो इसमें हमारा गेन हो गया 2,000 का, तो दैट गेन हम ओनर्स की इक्विटी में ऐड कर देते हैं। लॉस में इफ़ द लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, यदि मशीनरी पे कोई लॉस है। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड एट ₹18,000, तो यहाँ पे हमारा फिर वही 2,000 कम में बेच रहे हैं, तो वो लॉस हुआ, तो वो ओनर्स की इक्विटी में से डिडक्ट होगा।